तो आज हम लोग देख रहे होंगे 17 से लेकर के 20 जून के मध्य का करंट अफेयर्स कि पिछले 4 दिनों में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें रही हुई हैं जो आपसे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन लाइनर फैक्ट के तौर पर या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के तौर पर पूछी जा सकती हैं। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, ये जानिए। ये समिति वैक्सीन उत्पादन और वितरण को अपने एजेंडे में शामिल करने को लेकर के इसको थोड़ा डिस्प्यूट हुआ है एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि ये लोक लेखा समिति आजकल चर्चा में है। इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्यों का चयन राज्यसभा से किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन समिति भी जानिए, जिसमें आपको 30 मेंबर्स होते हैं और वो सबके सब आपको लोकसभा से चुने जाते हैं। साथ ही ये भी जानिए कि अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कहने का मतलब कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन सा आदमी होगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कहीं मेंस वगैरह में आपको लोकसभा अध्यक्ष के पावर्स वगैरह को लिखना हो तो धन विधेयक वगैरह के अतिरिक्त या संसदीय विशेषाधिकारों के अतिरिक्त इसको भी लिखिए कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के जो चेयरपर्सन होते हैं उसको अपॉइंट करने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिलहाल ओम बिरला है। और 1967 से ही आम सहमति से ऐसी परंपरा बनी कि जो अध्यक्ष चुना जाएगा लोक लेखा समिति का वो विपक्ष से होगा। ये कार्य का क्या करती है, तो ये कैग की ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखे जाने के बाद उसकी जांच करती है एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इन सारी समितियों में प्रायः ऐसे सदस्यों को चुना जाता है जो थोड़े फाइनेंशियल मुद्दों को लेकर के जागरूक हों। पहली बार लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में बात कही गई थी कि ऐसी कमिटीज़ का गठन किया जाना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब हमको आपको जानना चाहिए। टीबी निवारक उपचार पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक हुई है और इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक टीबी वगैरह को जितना हम आप कंट्रोल कर सकें उतना कंट्रोल करेंगे। टीबी के बारे में जानिए कि ये टीबी जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है, ये बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला आपको संक्रामक रोग है। संक्रामक कहने का मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है और इसके लिए जो संबंधित आपको जीवाणु है वो कौन सा है, तो बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम है। और फैलता किसके कारण है, किसी विषाणु के कारण नहीं फैलता है, वायरस के कारण नहीं फैलता है, ये फैलता है आपको बैक्टीरिया के कारण। एक फैक्ट और जानिए कि भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 4 लाख लोग टीबी के मरीज थे जिनको अधिसूचित किया गया 2019 में। ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिसूचित किया जाना और एक्चुअल नंबर अलग अलग होंगे, राइट। एक्चुअल नंबर फार ग्रेटर होगा, उसमें से 4 लाख लोगों को हम आप आइडेंटिफाई कर पाए 2019 में कि ये लोग टीबी से ग्रस्त हैं। आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक, जिसको कि ADMM+ कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया और ये ADMM+ की अध्यक्षता ब्रुनेई ने की है। हमको आपको पता है कि आसियान समूह की अध्यक्षता भी इस साल ब्रुनेई ही कर रहा है। और ये ADMM+ में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है इसमें आसियान के 10 मेंबर शामिल हैं और साथ साथ प्लस कहने का मतलब कि इसमें कुछ और देश इंक्लूडेड हैं जो आसियान के यूजुअल मेंबर्स नहीं हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना बहुत आसान है, एक साथ पेयर वगैरह बना लेने की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका और रशिया दुनिया के 2 सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री। दक्षिण कोरिया, जापान एक जगह पर अवस्थित है, उनको एक बार देख लेंगे। उसके अतिरिक्त चीन और भारत को देखेंगे, पड़ोसी राष्ट्र हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी पड़ोसी राष्ट्र हैं। ठीक है, तो यही 8 देश हैं जिनको आसियान+ के तौर पर कंसीडर किया जाता है।
कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आसियान प्लस में कितने देश हैं, तो टोटल 10 + 8 18 कंट्रीज हो गई, आसियान के 10 और प्लस के 8 कंट्रीज के नाम भी याद रखा जा सकता है बहुत सुगमता से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो दो के पेयर में आपको 4 पेयर याद रखने हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस ये 16 जून को मनाया गया, कि पारिवारिक विप्रेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 16 जून को मनाया गया। विप्रेशन वो होता है जो आप्रवासी लोग अपने मूल स्थान के लिए जो भी धन वगैरह कमाते हैं, तो वो अपने मूल स्थान पर जो ट्रांसफ़र करते हैं फंड्स वगैरह को, उसको रिमिटेंसेस कहा जाता है। भारत दुनिया में इंटरनेशनल रिमिटेंसेस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, राइट। चाइना को उसने पीछे छोड़ा और 16 जून को ये मनाया गया। इसकी थीम थी रिकवरी एंड रेजिलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसकी अगली इंपॉर्टेंट खबर, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा काफ़ी चर्चा में है। ये भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा होगा, जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक विस्तारित। एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ये आर्थिक गलियारा या औद्योगिक गलियारा क्या होता है, इसके तहत बहुत सारे अवसंरचना निर्माण के कार्यों का संपादन किया जाता है। सड़कें बनाई जाती हैं, पुल बनाए जाते हैं, रेलवेज का विकास किया जाता है, राइट। या और भी लॉजिस्टिक आपको संरचनाओं का निर्माण किया जाता है ताकि जो भी व्यापार वगैरह है उसमें अभिवृद्धि हो सके। ये भी जानिए कि इस चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे को एशियाई विकास बैंक फंड कर रहा है, उसके लिए ऋण वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है। तो एग्ज़ाम में पूछेंगे कि कौन सा आपको इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे को फंड कर रहा है, तो दैट इज एशियाई विकास बैंक। और आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, राइट, कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कौन फंड कर रहा है, इस बुलेट ट्रेन को कौन फंड कर रहा है। सिमिलरली ये भी जानिए कि $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 484 एग्जैक्ट नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको जानना चाहिए। भारत सरकार ने अभी तक 11 औद्योगिक गलियारों की पहचान की है, उनको चिन्हित करके उनको अधिसूचित किया है। भारत का पहला ऐसा औद्योगिक गलियारा दिल्ली से लेकर के मुंबई था, फिर चेन्नई बेंगलोर है, कोयम्बटूर से कोचीन है, अमृतसर से कोलकाता है, हैदराबाद नागपुर है, हैदराबाद वारंगल है, हैदराबाद बेंगलुरु है, बेंगलुरु मुंबई है, राइट। पूर्वी तट आर्थिक गलियारा है और इसके अलावा उड़ीसा आर्थिक गलियारा है और दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा है। 11 नंबर जरूर याद रखिए और एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कुछ नाम दे करके कि इनमें से कौन सा औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं है। बहुत पूछे जाने के चांसेस नहीं हैं, जस्ट 2-3 बार नामों को एक बार देख लेंगे तो विल गेट सम आइडिया, राइट। उसके अतिरिक्त जानिए कि इन परियोजनाओं का, ये औद्योगिक गलियारे से संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, राइट। अगली खबर देखिए क्या है कि केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है और यह विधेयक अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। साथ ही ये भी जानिए कि इस आपको विधेयक के द्वारा क्या किया जाएगा, पूरे देश के लिए एक संयुक्त कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि जितने भी आपको नदी रिलेटेड या आंतरिक जल मार्ग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इनसे संबंधित कानूनों में, इनसे संबंधित एक्टिविटीज़ में पूरे देश में एकरूपता आ सके। भारत में नौगम्य जलमार्ग की लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। इसमें बहुत सारी झीलें, बहुत सारी नदियाँ सम्मिलित हैं, राइट। इसके अतिरिक्त ये भी जानिए कि आरंभ के दिनों में आपको केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग होते थे और पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। हाउएवर राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी लेकर के आते हैं और पूरे देश में आपको ऐसे 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि टोटल कितने जलमार्ग हैं जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, तो 111, राइट।
ऑफ कोर्स 111 का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, शुरू के जो 6-7 हैं उनको बस याद रखिए। अमिताभ घोष साहिब की एक बुक आई है, इसको हमको आपको जानना चाहिए। द नट मेक्स कर्स करके बुक है, किनकी लिखी हुई है? तो अमिताभ घोष की। इसके अतिरिक्त जानिए कि डीप ओशन मिशन को मंजूरी देने वाला कौन सा देश हाल फिलहाल में है? तो डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जिस तरह से अंतरिक्ष में, स्पेस में हम आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके कंसर्न होते हैं, वहाँ रिसर्च करते हैं, ठीक इसी तरीके से गहरे महासागर में भी हम आप अन्वेषण कर रहे होंगे। इसके लिए नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा, उसको जानिए। और आगे की राह ये है कि हमको आपको गहराई तक जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानव युक्त पनडुब्बी का निर्माण करना है, जो कि 6000 मीटर या उससे और गहराइयों तक हमको आपको लेकर के जा सके। बिकॉज़ हमको आपको पता है ये चीज़, संभवतः बहुत आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे हम जल के अंदर जाते हैं वैसे वैसे रोजीएच के हिसाब से प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, और इतनी अधिक गहराई में जाने पर लोहे के केजेस वगैरह भी एकदम फॉलो की तरह से फूट जाते हैं, राइट। रोजीएच करके प्रेशर पड़ता है। वी कैन हैव सम आइडिया ना कि हमारे सर पर एक बहुत कम डेंस फ्लूइड है, दैट इज़ एयर। वो अगर हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता होगा तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते होंगे कितना हमारी बॉडी के ऊपर वाटर प्रेशर आपको या हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ता होगा। इसके अलावा अगर इसमें हम आप कामयाब हो गए तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर भी हम आप काम कर सकते हैं, दैट इज OTEC। इसकी मूलभूत संकल्पना ये है कि एक ही समुद्र में आपको जो वेरियस लेयर्स पे, गहराई के अनुसार से वेरियस जो लेयर्स होते हैं, उनमें जल के तापमान में अंतर होता है, और इस तापमान के अंतर को हम आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके अगले में जानिए कि केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय, ये 2 मिनिस्ट्रीज मिलकर के क्या कर रही हैं? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? तो आपको लोथल में किया जा रहा है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा म्यूज़ियम वगैरह बनाया जाएगा, और हमारा जो भी एंशिएंट आपको ट्रेडिशन रहा हुआ है नेविगेशन को लेकर के, उसको प्रिजर्व करने का प्रयास किया जाएगा। लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक रहा हुआ। इसके अतिरिक्त जानिए कि ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय भी चर्चा में है, बिकॉज इसकी स्थापना ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों के द्वारा, दैट इज आपको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 ने इसकी स्थापना की थी ताकि आपस में हमारे जो भी उच्च स्तरीय संस्थान हैं उनके बीच आपको ज्ञान का या फिर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता रहे, राइट। भारत में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के संचालन के लिए नोडल एजेंसी या नोडल इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो दैट इज IIT बॉम्बे। तो ये भी पूछा जा सकता है। अगली खबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में इस साल आपको 2021 में 1 लाइनर जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा कि दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह कौन सा है? तो विशा वुडसेट है, और इसको लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो न्यूजीलैंड ने किया। इसके अतिरिक्त जानिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट कैंपेन फेसबुक ने लॉन्च किया है, और ये क्या कर रहा होगा कि ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज से बचाने का काम कर रहा होगा। नाम से ही क्लियर है कि आप रिपोर्ट करिए, न कि शेयर करिए। अगर बच्चों से संबंधित अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट आपके पास आ रहा है तो आप फेसबुक के जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके पास कंप्लेन फाइल करिए, न कि आप इन सारे गलत चित्र हो गए या वीडियोस हो गए उनको प्रोपोगेट करें। फेसबुक का हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, राइट। सो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो कैलिफोर्निया। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से हाल फिलहाल में वीनू मांकड़ साहब को सम्मानित किया गया है, और 10 टोटल लोगों को इसके लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें एक और बड़े क्रिकेटर आपको कुमार संगकारा हैं जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं। वीनू मांकड़ भारत के पुराने धुरंधर ऑलराउंडर रहे हुए हैं, राइट, जो कि समहाउ फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों कर लेते थे।
और अभी तक टोटल 7 भारतीयों को इस सूची में स्थान दिया गया है। बिशन सिंह बेदी हैं, कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर हैं, अनिल कुंबले हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और वीनू मांकड़ हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जो कि बहुत सम्मानित पद है, राइट, कि क्रिकेट के लिए आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे तब आपको हॉल ऑफ फेम में आपको स्थान दिया जाएगा। पहले ऐसे भारतीय बिशन सिंह बेदी थे और वीनू मांकड़ के पहले इसमें आपको सचिन तेंदुलकर को स्थान दिया गया। साथ ही जानिए कि ये कुरवाई धान की खेती की योजना कहाँ की है, तो ये तमिलनाडु की है। कुरवाई का मतलब ही तमिल में आपको शॉर्ट टर्म होता है और चूंकि वहाँ की भूमि समुद्र से कनेक्टेड है तो वहाँ पर आर्द्रता रहती है, इसीलिए वहाँ पर 3 फसलें भी धान की उपजाई जाती हैं तमिलनाडु या दक्षिण भारतीय राज्यों में। तो एक शॉर्ट टर्म के आधार पर अगर आपको धान वगैरह की खेती करनी है तो उसके लिए आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और साथ ही मैटूर स्थित जो स्टैनली जलाशय है वहाँ से आपको जल की आपूर्ति भी की जाएगी। तो ये दोनों फैक्ट जानिए। कुरवाई योजना खेती से संबंधित है। किस चीज़ की खेती, तो धान की। कहाँ की योजना, तो तमिलनाडु की, राइट। उसके अगले में देखिए, पर्यावरणविदों द्वारा ये परियोजना काफ़ी विरोधों के कारण चर्चा में है, दैट इज़ हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना। कर्नाटक की ये लघु सिंचाई परियोजना है और 6000 से अधिक पेड़ काटे जाने के कारण पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। बेंगलुरु झील जिससे बेंगलुरु को जल आपूर्ति की जाती है, उसको रिचार्ज करने के लिए हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना को इस्तेमाल में लाया जा रहा, राइट। तो इसके लिए कुछ और ज़मीन का अधिग्रहण करने की बात चल रही है और इसके लिए 6000 पेड़ों को काटना होगा और पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। लास्ट करंट अफेयर्स में हम लोगों ने देखा था कैसे कि हरियाणा में 75 साल से अधिक उम्र के अगर पेड़ों का हम आप संरक्षण करेंगे तो 2500 रुपये वार्षिक आपको मिल रहे होंगे। 2500 रुपये के लालच में नहीं, बल्कि पेड़ हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं, राइट। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमको आपको देते हैं, तो ऐसे भी हमको आपको उनको प्रिजर्व करना चाहिए और अनावश्यक पेड़ नहीं काटने चाहिए। अकस्मात किसी परिस्थिति में अगर पेड़ों को काटना भी पड़ रहा है तो ये इंश्योर करना चाहिए कि हर एक काटे गए पेड़ के बिहाफ पर हम 10 नए पेड़ कम से कम लगाएं, राइट। बिकॉज 10 लगाएंगे तब तो जा कर के उनमें से 3-4 बचेंगे और वो चीज़ें बैलेंस कर रहे होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इन्होंने आपको हाल फिलहाल में FAO के 42वें सत्र को संबोधित किया है और भारत ने 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाने की गुजारिश की थी, जिसको कि FAO ने मान लिया। इसके पूर्व दलहन वर्ष 2016 को घोषित किया गया था। 2023 बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और हाल फिलहाल में चूंकि FAO की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, राइट, तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार ने 75 रुपये मूल्य वर्ग का एक सिक्का जारी किया। उड़ीसा से एक बहुत सकारात्मक खबर आ रही है कि वहाँ हाल फिलहाल में पुलिस विभाग की नौकरियां निकली हैं और उसमें किन्नरों के लिए भी आपको उनको अप्लाई करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, राइट। कि देख सकते हैं आप कि उड़ीसा राज्य के पुलिस विभाग में भर्ती होने जा रही है और अब किन्नर लोग भी पुलिस विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक बायोटेक फॉर्म है माई लैब साइंस करके, इसने हाल फिलहाल में अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है बट फिर भी जानिए। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। कहाँ का ये इंस्टीट्यूशन है, तो सिडनी का है और इसने आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया है एक बार फिर से। 2008 से इस लिस्ट में आइसलैंड ही टॉप पर है। बहुत सहजता से याद किया जा सकता है कि वहाँ एकदम शांति है, बर्फ़ की तरह शांति है, राइट, इसीलिए नाम आइसलैंड है। और अफगानिस्तान जो कि तालिबान के कारण बहुत कुख्यात रहता है, राइट, हमेशा आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में भी वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार और तालिबान क्लैश में इंडल्ज हैं, राइट। तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश है। भारत की रैंकिंग 135वीं है और भूटान और नेपाल भी हमसे आगे हैं और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इसमें रैंकिंग 150वीं है। इसके अतिरिक्त वीवा टेक जानिए कि क्या है। वीवा टेक आपको पेरिस में आयोजन इसका किया जाता है
और यह प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप इकोनॉमिक्स के हितधारकों को एक साथ लाता है और इसको हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया। तो वीवोटेक का आयोजन कहाँ किया जाता है? हर साल पेरिस में किया जाता है 2016 से। और नरेंद्र मोदी के अलावा आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, इन्होंने भी एड्रेस किया। ये नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में कि किन किन लोगों ने एड्रेस किया है इस वीवाटेक को, हाँ, बट हाउएवर ये हमको आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो करके हैं और स्पेन के प्रधानमंत्री आपको पेड्रो सांचेज करके हैं, राइट। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मुस्लिम कट्टरपंथी देशों के टारगेट पे आजकल ये आ रखे हैं, राइट, तो ये भी पता होना चाहिए। फोर्ब्स ने हाल फिलहाल में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची जारी की है और इसमें डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष भारत में नंबर 1 पर रहा। इसका मतलब कि ग्राहकों की संतुष्टि के मामले में इस बैंक ने सबसे ज़्यादा अपने ग्राहकों को संतुष्ट किया है और ये भारत में है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये भारत के लिए स्थानीय रैंकिंग। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नाडेला, उन्हीं को अब कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है, उसको एक बार देखेंगे। और सत्य नाडेला किनका स्थान लेंगे? तो जॉन थॉमसन साहब का स्थान लेंगे। इसके अतिरिक्त जानिए कि वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रिवेंशन डे, मरुस्थलीकरण और सूखा निवारक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है और इस साल की थीम रही हुई है रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। पुनर्स्थापन, भूमि सुधार, हम स्वस्थ भूमि से फिर से बेहतर निर्माण करेंगे। राइथु बंधु योजना काफ़ी चर्चा में रहती है। ये करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं कि कल ये योजना लॉन्च की गई है, बल्कि इसी के आधार पर प्रधानमंत्री आपको किसान सम्मान निधि योजना का खाका तैयार किया गया था। राइथु बंधु योजना तेलंगाना की है, हमेशा चर्चा में रहती है और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त मिस्र, जो कि आपको मुस्लिम कट्टरपंथी देशों में से आता है, जहां विमेंस को बहुत आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां से कोई महिला अगर बॉक्सिंग कोच बन रही है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सबा सर्क करके एक महिला है जो मिस्र की हाल फिलहाल में पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनती है। कॉर्सेरा एक इंस्टीट्यूट है, राइट, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसने ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। राजस्थान में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि छात्रों को वैदिक संस्कृति से परिचय कराया जा सके, राइट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की खबर है, बिकॉज अगर एग्जाम में पूछ देगा कि वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन कौन सा राज्य करेगा, तो हम आप संभवतः बीजेपी प्रशासित किसी राज्य की तरफ देख रहे होंगे कि जरूर बीजेपी प्रशासित कोई राज्य होगा। हाउएवर गहलोत सरकार जो है, सो कि माननीय गहलोत साहब ने राजस्थान में ये फैसला लिया। उसकी अगली खबर जानिए कि ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इब्राहिम राइसी साहब, ये अगस्त वगैरह में शपथ लेंगे, राइट, और मौजूदा राष्ट्रपति ये हसन रूहानी का स्थान लेंगे। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, इनके ये कट्टर समर्थक माने जाते हैं और ये भी हमको आपको जानना रुचिकर होगा कि ईरान के जो सर्वोच्च पॉलिटिकल पावर होती है, जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर किसके पास रहती है, तो वो वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के पास रहती है और राष्ट्रपति का पद वहाँ पर द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण पद है, राइट। देख सकते हैं आप लोग कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में देश से जुड़े सभी मसलों पर अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर लेते हैं और सुप्रीम लीडर के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। वहाँ की संसद को मजलिस कहा जाता है, ये भी जानिए। सीएम राइज योजना जानिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्नत किस्म के और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय शुरू करने की ये योजना है, सीएम राइज योजना। और इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है और ट्राइबल एरियाज में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स खोले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 जून
या जून 13 को राष्ट्रीय अवकाश बनाने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर करेंगे। जून 13 जो शब्द है ये जून प्लस 19 शब्द से बना हुआ है। आप लोगों को जान करके शायद हैरानी होगी कि अमेरिका में महीने का नाम पहले लिखा जाता है और डेट बाद में लिखा जाता है, ये अमेरिकन ट्रेडिशन है, राइट। तो 19 जून को ही उन्होंने शॉर्ट में लिखा है पहले महीने का नाम, दैट इज जून प्लस 19 से मिला करके जून 13। और क्यों 19 जून को क्यों राष्ट्रीय अवकाश रखा जाएगा? बिकॉज इसी दिन अमेरिकी गृह युद्ध के बाद दास्ता की समाप्ति के उपलक्ष्य में इसी दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, राइट। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 19 जून को वहां पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जा रहा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बड़े पैमाने पर एक आंदोलन चलाया था वहां दास्ता से मुक्ति के लिए, और दुनिया के अभी तक डिलीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्पीचेस में से उनका भी एक स्पीच आता है, दैट इज आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक सपना है कि दुनिया में कहीं पे भी दास प्रथा नहीं रहे और गोरे और काले का कोई भेद ना रहे। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जानिए। इसका संकलन करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, दैट इज IMD। 64 देशों की ये रैंकिंग जारी करता है, जिसमें भारत 43rd रैंक पर है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और ताइवान 8वें स्थान पर पहुंचा है, जिसने पहली बार पिछले 33 वर्षों में शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक आपको सूचकांक करता क्या है कि यह 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान करता है और यह आकलन करने का प्रयास करता है कि कोई भी देश अपने लोगों की समृद्धि को किस हद तक बढ़ावा दे रहा है। केनिया में जन्मे हैं एक भारतीय मूल के महमूद जमाल साहब, और इनको अभी कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। देश के शीर्ष अदालत में नामित होने वाले पहले अश्वेत न्यायाधीश हैं, और जिस जज को ये रिप्लेस कर रहे हैं वो भी आपको यहूदी मूल की है, राइट। तो लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अमेरिका और कनाडा जैसे देश जाने जाते हैं, जहां विभिन्न धर्म, जाति, मूल वंश वाले स्थान वाले लोगों को योग्यता के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। भारतीय मूल के हैं महमूद जमाल, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन दैट वी पीपल आर रीडिंग दिस इन करंट अफेयर्स। यही कारण है कि हम लोग करंट अफेयर्स में देख रहे हैं। हाउएवर ये भी मत भूलिएगा कि उनका जन्म कहां पर हुआ है, तो केनिया में हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए विष्णुपद सेठी साहिब की एक बुक आई है, दैट इज बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अगली बहुत दुखदाई खबर है कि भारत के महान एथलीट, ठीक है, जिनको फ्लाइंग जेट बोला जाता था, मिल्खा सिंह साहिब का निधन हो गया है। 91 उनकी एज थी और कोरोना से संक्रमित थे। पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था, आगे जाकर के और अवार्ड्स इनको देने का प्रयास किया गया, बट इन्होंने हम्बली डिनाई कर दिया कि और पहले हमको मिलना चाहिए था और बहुत देर हो गई। इन्होंने 4 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। हाउएवर रोम ओलंपिक 1960 में ये सेकंड के आपको 100वें हिस्से से चूक गए थे, जब 400 मीटर फाइनल में उन्होंने चौथा स्थान बनाया था, राइट। इसके अतिरिक्त 1956 और 64 के ओलंपिक में भी भारत को रिप्रेजेंट इन्होंने किया था। अगली खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा किसी ना किसी एग्जाम में कि दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण कहाँ किया गया है, तो फ्रांस में। और एक्चुअली में एक मशीन है जो धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करेगी। इस मशीन की खास बात ये होगी कि इसमें एक चुंबक छुपा हुआ है जिसका नाम सेंट्रल सोलेनॉइड है। कहा यह जा रहा है कि यह चुंबक इतना शक्तिशाली है कि एक हवाई जहाज तक को ऊपर उठाने में सक्षम है। इसमें एक प्लाज्मा तैयार किया जाएगा और इस प्लाज्मा को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा, और ये जो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये सूर्य के आंतरिक हिस्से से भी 10 गुना ज़्यादा गर्म होगा। ये भी जानिए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की खबर नहीं है, साइंस की खबर है कि दुनिया के जो स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनको नियोडाइमियम कहा जाता है, और इसको बनाने में आपको नियोडाइमियम, आयरन और बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया, राइट। और
ऐसा मानना है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कि दुनिया में 68% शरणार्थी सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार से संबंधित हैं। 2019 के अंत तक इन्होंने बताया है कि लगभग 79.5 मिलियन लोग जो हैं सो कि वो आपको क्या है कि विस्थापित हैं। ऑलमोस्ट आप देखिए तो ये 8 करोड़ लोग हो गए हैं। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विस्थापित लोग कहाँ के हैं, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि सीरिया से सबसे ज़्यादा लोग आपको विस्थापित हैं, राइट। लगभग 66 लाख लोग आपको वहाँ से विस्थापित हैं, गृह युद्ध का शिकार है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। और ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल क्या करेगा कि जनजातीय लोगों को उनके हितों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा होगा। तो एग्जाम में पूछेंगे कि आदि प्रशिक्षण पोर्टल किन्होंने लॉन्च किया है, तो अर्जुन मुंडा ने। किस चीज़ के मंत्री हैं या किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आपको ये UNDP के सहयोग से लॉन्च किया है। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया गया। अनुवांशिक रोग होता है सिकल सेल डिजीज। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होने के बजाय आपको सिकल के आकार के होती चली जाती हैं। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बार बार ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। ये आनुवांशिक रोग है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके कारण स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं आपको नहीं निर्मित हो पाती हैं शरीर में। और जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं यही ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड करती हैं पूरे शरीर में। भारत में कई आदिवासी आबादी वाले समूहों में ये आपको आनुवांशिक रोग काफ़ी कॉमन है। तो ये था पिछले 4 दिनों का करंट अफेयर्स और 21 तारीख को ये हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। अगला शेड्यूल के हिसाब से हम लोग 21 से 24 जून के बीच का जो करंट अफेयर्स होगा उसको 25 जून तक हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, राइट। तो इन सारे वीडियोस को एक बार या एक बार और देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे तो फिर बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग मेमोरी में चीज़ें आपकी आ जाएंगी, बिकॉज अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन करके बताया है चीज़ों को। इन शॉर्ट आगे पीछे की जितनी कहानी है वो बताया है, राइट। तो इसी हिसाब से इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।